शुरुआत करो। मेरे महबूब कयामत होगी ओ आज रुसवा। हाँ भाई बालको, एक बालक आजा 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 भाई हमारे क्लास में। हाँ हाँ आजा आजा, एक एक करके दोनों आओ। अच्छा हो आन तो बालक तो आज 2 मिनट में आ जाएगा। पहले इसको स्वागत करियो जो सीनियर है। देखो भाई मैं आज आप लोगों को एक मुलाकात कराता हूं। ये है हमारे अंकित सर और ये हमारी क्लास को लाइव करते हैं। तो अगर कोई मैं कहूं कि कुमार एडुटेनमेंट में बहुत सीधा लड़का अगर कोई है मेरे बाद में तो आपके अंकित सर है ना। तो आप कह सकते हो अंकित भैया सही है। उसके बाद एक एक करके मिलवाऊंगा। अगलो भाई मेरे बहुत पुरानो बिछड़े हुए यार खान सर है। ये खान सर है, खान सर के लिए तालियां। आज तो बालक बहुत कमाया है। हाँ मेरा में इतना है तो ही सुन सुन। तो चलिएगा है मैं बंद कर दियो। तो ये खान सर है ना। तो ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और पुरानी सबसे पहली क्लास चलती थी तो इन्हीं के साथ में चलती थी। इन्होंने ही शुरू करवाई थी। मुझे पढ़ाना इन्होंने ही सिखाया था। बड़ा खुश होगा। ठीक है और सब राजी खुशी है। चलो तो बढ़िया है। अभी तक हमने 1-2 क्लास पढ़ ली होगी शायद और 1-2 क्लास अगर पढ़ ली है तो चलो भाई लव यू दे ले। अभी लव तो अभी भी आ रहा है। लव तो अभी भी आ रहा है। 10 मिनट बाद आइए फिर दिखाऊंगा। दले और सुनो एक लड़का ने कह दिए जानते हैं सर यूपी पुलिस बैच में देखा है। तेरी मुलाकात करवा रखी है सबसे। मारकर कहां गए हो। चलो तो भाई आओ। राधे राधे है सबको, राधे राधे सबको, नमस्कार सबका स्वागत है ना। अब मुझे बताइएगा कि हमारी लास्ट क्लास में हमने कितना क्या पढ़ा है। जैसा मेरा अनुमान है, जैसा मेरा अंदाजा है, मेरे हिसाब से हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हमने सभी स्वर खत्म कर लिए हैं। ठीक है और अगर हमारे स्वर खत्म हो गए हैं तो स्वर खत्म होने के बाद आज कल की क्लास में व्यंजन का इंट्रोडक्शन भी मैं करा चुका हूं आप लोगों का, है ना। अगर व्यंजनों का इंट्रोडक्शन भी करा चुका हूं तो भाई आज अब थोड़ा सीरियस होकर के चलेंगे। आज की कहानी थोड़ी सी सीरियसनेस वाली है ना। सब आ गए हैं। चलिएगा। रवि मेरे भाई बहुत अच्छे। कॉन्सोनेंट कौन कह रहा है? कॉन्सोनेंट जितिन। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। अब आइएगा आज की क्लास में आप लोगों के सामने शुरू करता हूं। मैंने गुरुजी आपके श्री राम बिल्कुल लव यू है मेरे बच्चे। देखो कल की क्लास याद करोगे तो मैंने कहा था व्यंजनों में सबसे पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन, उसके बाद में होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ के बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऐसा ही तो था। जैसे जैसे आप लोगों के सामने आता है अर्चना जी वैसे ही सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। चलो यहां से मैं व्यंजन शुरू करता हूं। सबसे पहले है आप लोगों के बीच में स्पर्श व्यंजन। देखिए आप लोग एक बात जानते होंगे स्पर्श का मतलब क्या है। स्पर्श का मतलब है टच करना, स्पर्श का मतलब है छूना, स्पर्श का ये मैंने स्पर्श किया है ना, ये मैंने स्पर्श किया। ठीक है लेकिन मैंने कहा कि स्पर्श का मतलब है टच करना, छूना। अब व्यंजनों को तो टच नहीं किया जा सकता। लेकिन आप एक बात समझो कि वायु जो होती है हमारे पेट में जाती है, जब वो वायु बाहर निकलती है
आप ऐसा सोचिएगा, कभी भी आप सांस लेते समय, सांस नीचे ले जाते समय बोल नहीं सकते। कोई बोल के दिखा दे। जब आप सांस को अंदर की तरफ भरते हैं तो कभी आप बोल नहीं सकते। बोलोगे केवल तब जब वह सांस आपका बाहर आ रहा हो। मेरी बात मानते हो? यस और नो? अरे मेरी बात मानते हो कि नहीं? सांस लेते समय हम बोल नहीं सकते, सांस छोड़ते समय हम बोलते हैं। तो मैंने कहा कि जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने वाली जो वायु है, सांस छोड़ने पर जो वायु है वह मुख से बाहर निकलती है। तो मुख के किसी न किसी भाग को टच करते हुए, छूते हुए निकलती है। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? स्पर्श व्यंजन इनका नाम पड़ा है। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो बोलो हां या ना। अगर समझ में आ गई है तो मैंने कहा स्पर्श व्यंजन में वर्ग कितने हैं मेरे भैया? स्पर्श व्यंजन में वर्ग है 5। बोलो कितने वर्ग? स्पर्श व्यंजन में वर्ग है 5। ठीक है कि नहीं? ठीक है श्री राम मेरे भाई, वर्ग कितने हैं? 5। सबसे पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और पांचवा है मेरे बच्चे कौन सा? प वर्ग। अरे कितने वर्ग है? 5। बोला करो मेरे साथ, सारे के सारे मेरे साथ साथ बोला करो। सबसे पहला है कौन सा वर्ग? सबसे पहला है सबसे पहला क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग है। हर एक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? तो देखो, वर्ग का मतलब है ग्रुप, वर्ण का मतलब होता है अल्फाबेट। तो 5 हमारे पास वर्ग है और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो वर्ण कुल कितने हो गए हैं? 25, 25, 25। कितने वर्ग हो गए हैं? 5 वर्ग हो गए हैं और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण है। कुल मिलाकर के 25 हो गए हैं। जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या मेरी बात समझ में आ गए हैं? ये 25 के 25 वर्ण जो है इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बोलो, सब क्लियर है? ऑल क्लियर है? आगे चलिएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों से इन 5 के प्रश्नों का बताता हूं, कैसे कैसे इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने 5 वर्गों को यहां लिख दिया है। अब इन 5 वर्गों से आपके एग्जाम में 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, साइड में है, दिख रहा होगा आप लोगों को। मैंने कहा मेरे भाई इन 5 वर्गों से हमारे पेपर में प्रश्न आते हैं कुछ। जैसे सबसे पहला प्रश्न है वर्ग कितने हैं? 5। दूसरा प्रश्न है वर्ण कितने हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। तीसरा प्रश्न सुनिएगा। तीसरा प्रश्न आपके पेपर में आता है कि सर एक बात बताइए, वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? आंसर करेगा अगर कोई तीसरे को जानता है तो। चौथा प्रश्न आपसे पूछेगा वर्गीय व्यंजन के साथ में हमारे से पूछेगा कौन? वर्गीय व्यंजन के बाद में एक प्रश्न पूछता है उदित वर्ण कौन से हैं? तो बताओ कोई कौन से हैं उदित वर्ण और ये व्यंजन? ये आप समझ के चलो, जो स्पर्श व्यंजन है इन स्पर्श व्यंजनों का नाम ही, इन स्पर्श व्यंजनों का नाम ही आपका वर्गीय व्यंजन है और स्पर्श व्यंजनों का नाम ही आपका, स्पर्श व्यंजनों का नाम ही आपका उदित वर्ण है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यस और नो। 5 और 25 विशाल नहीं मेरे बच्चे। तुम कहो कि सर स्पर्श व्यंजन का ही नाम वर्गीय व्यंजन और उदित वर्ण है। ऑल क्लियर है? यस और नो? कुछ तो कमेंट करो, कुछ तो बोलो बे नालायको, कुछ तो बोलो है, बोला करो यार, हाँ ना, कुछ तो बोला करो।
मैं देखते रहता हूं इधर, तुम कमेंट भी नहीं करते हो, ये तो गलत बात है ना यार। चलो इसको थोड़ा नीचे करता, अच्छा, चलो ठीक है ना। अब मैंने कहा यहां से एक 5वां प्रश्न आएगा। यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई अगर 2017 का प्रश्न देखा हो, प्रश्न पत्र देखा हो, तो एक प्रश्न बड़ा अच्छा आया था कि अगर आपका एक होठ काट दिया जाए, होठ होते हैं दो, एक ऊपर वाला अपर लिप, एक नीचे वाला लिप, 2 होठ होते हैं हमारे पास। मैंने कहा कि जब आपसे प्रश्न में यह पूछ लिया गया कि मान लो आपका एक होठ काट दिया जाए, कोई सा भी, चाहे ऊपर वाला काटो चाहे नीचे वाला काटो, मान लो अगर आपका एक होठ काट दिया जाए तो आप किस वर्ग को नहीं बोल सकते हैं? आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा वर्ग है जिसका अगर एक होठ के अलावा हम नहीं बोल सकते हैं? एक होठ से ऐसा कौन सा वर्ग है 5 में से जिसका हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं? बता मेरे भाई शिखंडी, बता। बिल्कुल, आप लोग समझिएगा, प वर्ग को बोलते समय दोनों ओष्ठ की आवश्यकता पड़ती है। प वर्ग को बोलते समय दोनों ओष्ठ की आवश्यकता पड़ती है, दोनों ओष्ठ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बोलो प, एक ओठ पकड़ के प बोल के दिखाओ, तो नहीं बोल सकते। तुम बोल रहे, तुम अपने खुद का करके देखो ना यार। तो इसीलिए इस प वर्ग को ही 5 नंबर यहां से हटा करके यहां क्वेश्चन डाल देता हूं। इसको कहते हैं द्वयोष्ठ्य। द्वयोष्ठ मतलब संधि बनी है द्वि प्लस ओष्ठ्य के मेल से, द्वि प्लस ओष्ठ्य के मेल से। द्वि मतलब दोनों, ओष्ठ मतलब होठ। मेरे बच्चों, मेरे शेरों, जिन वर्णों को बोलते समय दोनों होठ की आवश्यकता पड़ती है वही द्वयोष्ठ है, समझे। उसके बाद एक 6 नंबर पे प्रश्न और मेरे याद आ गया। आपसे अगर कोई एग्जामिनर पूछे कि सर स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी, बोलो रे बोलो कौन से? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी का मतलब है कि वे वर्ण जिनको बोलते समय वायु को दांतों के साथ में संघर्ष करना पड़ता है। तो वह आपका हो जाएगा च, छ, ज, झ। च, छ, ज, झ ये आपके हो जाते हैं। बोलो मेरी बात समझी? यस और नो? बोलो मेरी बात समझ में आ गई? यहां से स्पर्श व्यंजन से इतने सारे प्रश्न आपके पेपर में, आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर समझ में आ गई है तो आगे चलता हूं। भाई मैंने कहा था आप लोगों से, सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन, उनके बाद आते हैं कौन? अंतहस्त। अंतहस्त, अंतहस्त। चलो तो फिर दूसरा नंबर पे आ जाओ, अंतहस्त। अंतहस्त, अंतहस्त कितने वर्ण है तुम सब जानते हो, कितने वर्ण है? 4। य, र, ल, व, यरलव, 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 ये 4 आपके हैं अंतहस्त। लेकिन मैंने कहा इनका नाम अंतहस्त क्यों है? क्योंकि आप एक बात पे गौर करो, हिंदी जो बोलती है वैसा करती है। हिंदी का सिस्टम ऐसा नहीं होता है कि कहीं से बोला कहीं से आ गया, गलत बात तो है। हिंदी जैसा बोलेगी वैसा होगा। हिंदी में सबसे पहले लिखा है अंतः। क्या लिखा है? अंतः। और दूसरा लिखा है स्थ। तो अंतः का मतलब है, देखिएगा बात का गौर करेंगे, अंतः का मतलब है अंदर ही। अंतः का मतलब है अंदर ही, और स्थ का मतलब है स्थित होना। अंदर ही स्थित होना। मेरे भाई सोच के चलो, मेरी बात पे फोकस करो। अंतः का मतलब है अंदर ही, स्थ का मतलब होता है स्थित होना। आप समझिएगा, जिन वर्णों को बोलते समय कुछ वायु, पूरी नहीं,
कुछ वायु मुख के अंदर ही स्थित रह जाती है, उनको कहते हैं अंतःस्थ। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अंतःस्थ। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे अंतः मतलब अंदर ही, स्थ मतलब स्थित होना। वे वर्ण जिनको बोलते समय कुछ वायु मुख के अंदर ही स्थित रह जाती है, अंतःस्थ कहलाते हैं। और समझो कितनी संख्या है? 4। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे शेरों, इन 4 में से प्रश्न कई पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा कि सर अर्धस्वर कौन से हैं? ये आपसे प्रश्न पूछ लिया, बताओ अर्धस्वर कौन से हैं। तो याद करो, एक य, एक व। य और व 2 ऐसे वर्ण हैं जिनको हम कहते हैं अर्धस्वर। लेकिन क्यों कहते हैं? अरे इनको इसलिए कहते हैं, अर्ध का मतलब है आधे, स्वर का मतलब है स्वर। अब ये तो दोनों व्यंजन है, इनको आधा स्वर क्यों कहा गया है? इनको आधा स्वर इसलिए कहा गया है, आप गौर करो। मैंने लिखा लिए, लिए, मैंने लिखा लिए, मैंने लिखा चाहिए, यहां पर लिखा है चाहिए, मैंने लिखा है कुआं, मैंने लिखा है कुआं। एक बात गौर करो, अगर आपके ध्यान है तो एक बात पे गौर करो। लिए और लिए दोनों का उच्चारण एक समान, चाहिए और चाहिए दोनों का उच्चारण एक समान, कुआं और कुआं का उच्चारण लगभग एक समान है कि नहीं? तो आप मेरी बात को समझो, जब एक, लेकिन ये तो एक स्वर है, ये एक व्यंजन है, ये एक स्वर है, ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन है, ये एक स्वर है। कि जब कुआं, कुआं बहुत अच्छे पूनम बच्चे, वेरी गुड। तो मैंने कहा कि जब एक स्वर की ध्वनि ना, जब एक व्यंजन की ध्वनि स्वर की तरह निकलने लगती है, तब उसी को हम अर्धस्वर कहते हैं। और ये दोनों के दोनों अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर है। बोलो हाँ या ना? क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी है? नहीं है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछता है, क्या पूछता है? लुंठित वर्ण बताओ। अरे भगवान, लुंठित का मतलब क्या है? लुंठित का मतलब होता है रगड़ना, रगड़ना। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना। रगड़ना और लुढ़कना, मेरे भाई सुनो मेरी बात, एक बार बोलो सारे के सारे बच्चे मयंक की तरह र। जहां बैठे हो वहीं बोलो, मां कसम है तुम्हें, बोलो र। कल क्लास होगी भाई? शनिवार? चलो कुछ नहीं है, मैंने कहा र। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि र जब आप बोलते हो तो र को बोलते, एक बार बोलो सारे र, 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 र। जब आप र को बोलते हो, किसी पेन है वैसे तो, जब आप र को बोलते हैं तो र को बोलते समय जीभ में क्या कंपन होता है कि नहीं? बताओ यस और नो। जब तुम सारे र बोलते हो, जब तुम र बोलते हो तो मेरे भैया क्या तुम्हारे जीभ में कंपन पैदा होता है या नहीं? जीभ में कंपन पैदा होता है या नहीं? अगर होता है तो आप समझो जीभ लगती भी तो ऐसे, र बोलते हो तो ऊपर ऐसे लगती है, छुटती है, लगती है, छुटती है, लगती है, छुटती है। इसलिए आप समझो मेरे भैया, जब लगती छुटती, लगती छुटती है तो इसको हम लुंठित या र कह देते हैं, ठीक है? और सुनो, आपने पेपर में एक प्रश्न देखा होगा, प्रकंपित वर्ण कौन सा है? प्रकंपित वर्ण कौन सा है? और सुनो, कंपन जात वर्ण कौन सा है? कंपन जात वर्ण कौन सा है? तो मेरे शेरों, ये र, ये र,
र ही कंपन जात है, र ही आपका प्रकंपित वर्ण है। और एक बात और सुन लो तुम, एक वर्ण होता है आपका पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण, देखो पार्श्विक शब्द को अगर आप देखोगे तो ये बना है पार्श्व प्लस इक के मेल से। पार्श्व का मतलब होता है, पार्श्व का मतलब होता है बगल से, आसपास से। तो जब भी आप पार्श्व बोलते हो तो आप एक बार ल को बोलो, ल, सारे बच्चे हैं वहीं से ल को बोलो, एक बार बोलो ल ल ल ल। जब भी मेरे भाई तुम ल को बोलते हो तो आप इस बात को सोच के चलो, ल बोलते हो तो जीभ का आगे का हिस्सा ऊपर वाले मूर्धा पे ऐसे टच होता है, ल ल बोलो, होता है कि नहीं, ल ल ल। और उस जीव की बगल से वायु निकल जाती है, इसलिए आसपास या बगल से जब वायु निकलती है, इसी कारण से पार्श्विक वर्ण किसको कहा जाता है, ल को ही हम पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट। तो ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ गए हैं, यहां से खत्म कहानी, आगे बढ़ता हूं। चलो अब हमारे पास आ गया है, स्पर्श पढ़ लिया, अंतःस्थ पढ़ लिया, बचा है ऊष्म। तो आ जाओ, ऊष्म में आ जाओ भाई। कोई डाउट हो तो कोई भी पूछ सकता है, मना नहीं है। मेरे महबूब, मेरे महबूब, तेरा तड़पना तो बनता है। ठीक है ठीक है, मैं आपको जितिन मेरे भाई सोच, एक बात सुन, मैं आपको पहले से ही पूरी बुक अपलोड कर चुका हूं, लगभग 400 पेज की बुक है ना। तो आप ये समझो कि जो रोज पढ़ाता हूं ना, इसके आए हुए क्वेश्चंस को आप पढ़ो। ये कह रहा है कि टेस्ट की जगह 2 क्लास पीवाईक्यू की ले ली, हाँ वो तो होगी होगी, उसको तो आप टेंशन ना लीजिएगा। मैंने क्या कहा है कि आप उस बुक से जितना पढ़ाता हूं उतना उस बुक से भी पढ़ के आएंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी आपको भी। आप पढ़ के आते होंगे तो आपको लगा होगा कि क्लास में आने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस नजर आता है। बोलो आता है कि नहीं? जब आप क्लास लेने आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है जब पढ़ के आते हैं, है ना भाई? श्री राम यादव, मैं देखता हूं बुक कहां है। बुक आप फोल्डर में जाओगे तो इंपोर्टेंट नोट्स का फोल्डर है ना भाई? उस इंपोर्टेंट नोट्स के फोल्डर में बुक अपलोड कर रखी है। तुम्हारा ध्यान नहीं है, रोज रोज बता रहा हूं फिर भी, ठीक है। चलिएगा मेरे भाई, ऊष्म का मत, ऊष्म बना कैसे है? इसमें 4 वर्ण आते हैं, श, श, स, ह, ठीक है। अब ऊष्म शब्द कहां से बना है? ऊष्म का मतलब है ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब है गर्मी, गर्मी का मतलब है हीट। जिन वर्णों को आप बोलें और बोलते समय जीभ और दांतों के बीच में हल्की सी वायु का घर्षण होने के कारण हल्का सा कंपन पैदा, गर्मी उत्पन्न हो, हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न हो, तब उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो, इसमें वर्ण है 4, लेकिन 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 इन चारों को हम एक नाम और भी देते हैं। क्या? ओए क्या लिख दिया, क्या लिख दिया? ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं इन चारों को। इन चारों को हम संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि इनको बोलते समय जीभ और वायु का दांतों के बीच में घर्षण होता है, ठीक है। उसके बाद में इनको हम ऊष्म संघर्षी वर्ण भी कहते हैं, ऊष्म संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? बोलो रे मेरे भाई। सर मैंने 15 पेज पढ़े हैं, कर्ण कुशवाहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे धीरे आप क्लास लेते रहो, आप बुक्स पढ़ते रहो, टेस्ट वेस्ट में कराता रहूंगा आपको। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं मेरे बच्चों, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि जब आप टेस्ट देख के आओगे तो आपको सबसे ज्यादा आनंद हिंदी में आने वाला है। मैं पूरी छाती ठोक के ये बात कह रहा हूं, ठीक है। मीनाक्षी करदम, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ू। खत्म हो गए, वर्ण 4 है, ऑल क्लियर। चलो अब मैंने कहा मेरे भाई ये तो तीनों पढ़ा दिए, लेकिन इनके बाद वर्णमाला खत्म थोड़ी हुई है। इनके ये तो है मूल, मूल के बाद में कुल में भी तो आप जोड़ते हो। सबसे पहले किसको जोड़ोगे? सबसे पहले जोड़ोगे संयुक्त व्यंजनों को, उसके बाद में जोड़ोगे द्विगुण को, द्विगुण के बाद में एक नया आया है विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन। तो ये 3 भी तो हमने पढ़ने पड़ेंगे। चलो एक आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन को। चलो मेरे बच्चों, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। पता है यहां का जो मार्कर है ना, ये सारा बहुत चिकना है, ना मैं बता रहा हूं, ये और लिखा होगा उनमें भी चिकना ही है। हालांकि मार्कर होना चाहिए खुरदरा, जैसे लिखांगे ना मैं ऐसे लिखते समय, तो वो चिकना ऐसे फिसलता चले। इसलिए मैंने देखी इसमें आज रबड़ लगा दियो थोड़ा बहुत अपनी सेफ्टी के लिए, इसे हाथ ना फिसले। वह सफेद टेप आती होगी देखिए तो ना वह ना, वो येलो वाल नहीं, जो खुरदरी कपड़ा वाली जो टेप है, अगर वह लग जाएगी ना एक बार बीच में ऐसे पट्टी पे, तो वो ग्रिप बने ऐसे पेन से। तो इससे टीचर के हैंडराइटिंग में बहुत अंतर पड़े इसे, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, संयुक्त व्यंजन मैंने पढ़ा दिए हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में जुड़े, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिले, जुड़ते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के सामने आ गई है। मैं मथुरा नहीं हूं, मैं आगरा ही हूं, मैं मथुरा नहीं रहूं, आगरा ही हूं मेरे बच्चे, मथुरा नहीं हूं। इनमें संख्या कितनी है आप जानते होंगे? 4। मयंक ने लिख भी दिया है 4। संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? सबसे पहला क्ष, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ और चौथा श्र। अब आप ये कहोगे कि सर आपने सब वाले वर्ण थे ना वो तो आपने लिखे थे ऐसे उधर, ये नीचे की तरफ क्यों लिख दिए? तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, मेरे सारे के सारे नन्हे मुन्ने शेरों, सुन लो। आपकी आवाज लग रही है, आवाज तो मैं हरियाणा से हूं ना, तो मेरी आवाज ऐसे लगेगी, ठीक है मेरे भाई। हाँ मेडिकल वाला टेप की कह रहा हूं मैं भी, करण बिल्कुल सही कह रहे हो। वो मेरे कन पढ़े हो कोचिंग मेरी वाले में, कल ला दूंगा, ठीक है। राजी खुशी, बस वो मेरे कन रखे, मैं ला दूंगा कल। समझ में आ गई? इनसे कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि क्ष त्र ज्ञ ये बनते कैसे हैं? तो भाई क्ष बनता है क प्लस श के मेल से, त बनता है त प्लस र के मेल से, ज्ञ बनता है ज प्लस य के मेल से, श्र बनता है श प्लस र के मेल से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? जो संयुक्त व्यंजन है इनमें पहला पहला प्यार है,
पहली पहली बार है। जो सबसे पहला पहला वर्ण है वह स्वर रहित है, आधा है। समझे? चलिएगा आगे बढ़ता हूं। इनको कई बार एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपको कंफ्यूज बनाने के लिए, आपसे गलत करवाने के लिए ऐसा नहीं देता, इनकी जगह ऐसा दे देता है, क प्लस श प्लस त प्लस र प्लस अ, ज प्लस य प्लस अ, श प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में? अरे दोनों एक ही बात है ना मेरे बच्चों, क्या कोई दिक्कत है? अब सुनिएगा, इन्हीं के मैं हटाता हूं यहां से, इनको एक दो प्रश्न पूछता हूं। एक पहला प्रश्न ये कि इनको ही, इन चारों को ही एक नाम और दिया जाता है, इनको संयुक्त वर्ण की जगह संयुक्ताक्षर ध्वनि भी कहते हैं। इनको संयुक्ताक्षर ध्वनि भी कहते हैं। और सुनो, इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है, क्या? इनको व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। अब बोलो यार, अरे संयुक्त अक्षर, संयुक्त है जो अक्षर, और व्यंजन गुच्छ जो व्यंजन गुच्छे में आ जाए, ऐसे आप लोगों के जुड़ मुड़ के ऐसे खड़े हो जाए, उनको कहते हैं व्यंजन गुच्छ। क्या मेरी बात समझ गए? बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए थी ये बात। आगे बढ़ो तो फिर आज की क्लास में देखो, एक एक चीज आप लोगों के सामने है, अगर आपने ध्यान किया हो तो। अब आपके सामने आता है द्विगुण। द्विगुण अब आपके सामने आता है द्विगुण। अंजलि जी बहुत बढ़िया स्वागत है आपका। अगर आपकी पहली क्लास भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी बच्चों को एक ही बात कहता हूं, रोज क्लास लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ना। हिंदी से कोई चीज बाहर नहीं आएगी, मेरे ऊपर विश्वास रखो। पुराने वाले बच्चे इस बात को बता भी सकते हैं, पुराने वाले बच्चों ने यूपी पुलिस का पेपर दिया है। हिंदी बाहर नहीं जानी मेरे बच्चों, ठीक है? हिंदी बाहर नहीं जानी। बस मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, रोज मेरी क्लास लो और आधा घंटा मुझे दे दो घर जाकर के क्लास के बाद। मैं आपसे नहीं कहता हूं तुमने हिंदी 5 घंटे पढ़नी है, 2 घंटे पढ़नी है, 4 घंटे। अरे मैं तो आधा घंटा मांगता हूं, आधा घंटा मांगता हूं मेरे बच्चों। आधा घंटा दे दोगे तुम्हारा बेड़ा पार है। बार बार आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इस साल नौकरी लगेगी, अगली सर्दियों में तुम्हारी हो जाएगी शादी, और फिर खत्म कहानी। तुम्हारे पढ़ाई लिखाई जिंदगी भर के लिए छूट जाएगी। फिर अपने बच्चों को पढ़ाइयो बैठ के, हेलो ओए बच्चे इधर आ बेटा, देख ऐसे होता है, अ के बाद आ। हितेश सर ऐसे पढ़ाते थे, हमारे गुरुजी थे हरियाणा वाले, वो ऐसे ऐसे पढ़ाया करते। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बस अपने बच्चों को समझाना। बाल को हेलो कालिया इधर आ, इधर बैठ, यहाँ देख, क के बाद में ख, ख के बाद में ग, ग के बाद में घ। ऐसे हमारे हितेश सर पढ़ाते थे, ठीक है? तुम भी, तुम्हारा भी काम खत्म, मेरा भी काम खत्म। श्री राम यादव मेरे भैया बहुत स्वागत है, ठीक है? योगेश बस 30 मिनट मुझे दे दे ठाकुर, 30 मिनट। जितिन कुमार 30 मिनट मुझे दे दे मेरे बच्चे, बस। मैं अब क्या कह रहा हूं, 2 वर्ण बचे हैं।
द्विगुण। मयंक ने लिख भी दिया, पुराने वाले बच्चे जानते भी हैं। भाई मेरे बच्चों देखना, एक वर्ण है ड, एक वर्ण है ढ। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम क्या कहते हैं मेरे भैया? द्विगुण कहते हैं। एक बात को समझना, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? द्विगुण। लेकिन अगर तुमने गौर किया हो तो क्या ये वही वर्ण है जो ये लिखे हुए हैं? क्या ये वही वर्ण है जो यहां पर लिखे हुए हैं? यस और नो में कमेंट करो, आशीर्वाद है मेरा आप सभी के लिए, शाबाश। लेकिन मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उस प्रश्न पे फोकस करो। क्या यस और नो में आंसर दो, क्या ये दोनों वही है विशाल या नहीं? नो 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 नो, सब कह रहे हैं नो 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 नो। सब कह रहे हैं कि सर नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इन दोनों के नीचे बिंदु लग, देखो ये दोनों अलग और ये दोनों हिंदी में अलग है। इनके नीचे लगा है बिंदु, और जो नीचे बिंदु लगा है उसको, उस बिंदु का नाम है उत्क्षिप्त बिंदु। इसलिए इन दोनों को उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। जो नीचे बिंदु लगा है इस बिंदु का नाम है ताड़नजात बिंदु, इसलिए इन दोनों का नाम ताड़नजात वर्ण भी है। ठीक है कि नहीं? अब समझना, मैंने कहा सर द्विगुण क्यों कहते हैं? अरे द्वि का मतलब है दो, गुण मतलब है क्वालिटी। हिंदी में ये दो वर्ण थे, इनके नीचे बिंदु लग गया, ये तो है हिंदी के, लेकिन ये बिंदु है, ये बिंदु हिंदी में आई है फारसी भाषा से, लेकिन ये फारसी की भी बिंदु नहीं है। सबसे पहले इस बिंदु का निर्माण हुआ तुर्की भाषा से। तुर्की भाषा में, तुर्की से आए अरबी में, अरबी से आए फारसी में, फारसी से आए हिंदी में। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? दो दो भाषाओं के गुण, ऊपर है हिंदी, नीचे है फारसी। क्या इन दोनों वर्णों में, हिंदी और फारसी, दो अलग अलग भाषाओं के, दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं कि नहीं आदित्य? अगर दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? द्विगुण। द्विगुण, दो भाषाओं के गुण, द्विगुण। समझ में आ गई? आगे चलो। अगर आप छोटे बच्चों की किताब पढ़ोगे एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी इनको अतिरिक्त वर्ण के नाम से जानती है। ठीक है? इनको भैया हम और भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? संकर वर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्यों? संकर का मतलब है दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का मेल, संकर शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के वर्णों का मेल संकर वर्ण कहलाता है। मेरे बच्चे, अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो बता, समझ में आई? अगर समझ में आई तो आगे बढ़ मेरे भाई। मैंने कहा इन दोनों को हम नवीन वर्ण भी कहते हैं। नवीन मतलब नए, क्योंकि इनका विकास हिंदी विद्वानों ने किया, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता। इनका संस्कृत में प्रयोग नहीं, संस्कृत में प्रयोग नहीं रे, संस्कृत में प्रयोग नहीं, संस्कृत में प्रयोग नहीं। सुनो तो फिर मेरी बात को सुनो, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है। अगर इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है तो आप ये समझिएगा मेरे भाई, अगर इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, इनको हम नवीन के साथ आधुनिक वर्ण भी कहते हैं। आधुनिक वर्ण भी कहते हैं। आधुनिक मतलब आज के। इनको मेरे भाई हम द्विस्पर्शी भी कहा जाता है। इनको मेरे भाई द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। द्विस्पृष्ट या द्विस्पर्शी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार बोलो
ड ढ ड ढ ड ढ। जब तुम ड बोलते हो, ढ बोलते हो, ये ऊपर का हिस्सा जीभ ऐसे जाकर के नहीं लगती है। ड ढ में जीभ ऐसे नहीं लगती है, ऊपर जाके जीभ का ये उल्टी होकर के लगती है। देखो बोलो हाँ या ना। ड जीभ का सीधा हिस्सा ऊपर लगेगा, उल्टा ऐसे करके बोलो। ड ढ ये वाला या ड ढ दूसरे वाला, बताओ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? द्विस्पष्ट हो गया। और सुनो, उल्टा तो लगेगा ही, सुन लो तुम, मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दो बस तुम। इन्हीं दोनों को मेरे बच्चों द्विज भी कहते हैं, मेरे भाइयों बहनों द्विज भी कहते हैं इनको। टेढ़ी हो रही है, हाँ होगी। इनको द्विज भी कहते हैं। द्वि का मतलब है दो बार, ज का मतलब है जन्मा, वह स्वर वह वर्ण जिसका जन्म दो बार हो। अरे सबसे पहले तो संस्कृत में हुआ, दूसरी बार हिंदी में हो गया है, ठीक है। इनको ये एक बात मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा जो अब लिखने वाला हूं। क्या कि आप ये समझिएगा, इन दोनों का उच्चारण स्थान है मूर्धा, और ये वाली बात मैं आज नहीं बताऊंगा, ये मैंने डैश कर दिया है, इसको कल की क्लास में बताऊंगा। सघोष अघोष का एक प्रश्न आएगा, दोनों के दोनों ये सघोष हैं, ये बात भी मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये तो आज ही बता दूंगा, ये वाली बात भी मैंने नहीं बताई है। और एक बात और नहीं, क्योंकि इन दोनों का वर्णन चल रहा है तो मैं एक ही साथ इनको कंप्लीट कर देता हूं। ये ड है, ये ढ है, इसको कहते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, इसको कहते हैं, कह दो ना, महाप्राण। तो भाई मूर्धा वाली बात तो कल बता दूंगा, लेकिन ये बात आज बताऊंगा, ये बात आज बताऊंगा, ठीक है। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, प्रश्न आपसे पूछ ले, द्विस्पष्ट वर्ण बताइए, नवीन वर्ण बताइए, ये बताइए, वो बताइए, इतने सारे नाम है रे, अरे इतने सारे नाम है रे मेरे शेरों। क्या कोई बात आपसे छूटी है? बोलो। कोई मन में शंका मत रखना, बस तुम बता दिया है, कोई मन में शंका होनी नहीं चाहिए। खत्म है, आगे चलते हैं। खत्म। अब सुनिएगा, एक बात समझो आप लोग, मैंने कहा ये सब पढ़ लिए, ये अब बच गया है विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन बच गया है, तो चलो विशिष्ट को और पढ़ते हैं। विशिष्ट व्यंजन है क्या? कौन सा ऐसा व्यंजन है जो विशिष्ट व्यंजन है, मुझे कमेंट करके बताओ। विशिष्ट व्यंजन कौन सा है? अरे हिंदी में एक नया व्यंजन जोड़ा गया है अभी 2024 में, जिसको लिखते हैं ये। समझ में आई? अरे समझ में आई कि नहीं? हिंदी में देखो लिखाते कैसा है, ऐसा 8 जैसा उल्टा बनाया, ऐसा उल्टा सा आठा बनाना है, ठीक है। और ऊपर तुमने लगा देनी है लाइन, और ये
याद रख लोगे कैसे बनाता है, ये नए वाला है, फिर समझो, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को पता भी नहीं है और सिखाना भी जरूरी है, मेरा काम है। समझ में आ गया कैसे बनाते हैं, फिर समझो। अब मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, ऑल क्लियर। पढ़ेंगे क्या आज तक? तुम एक बात बताओ, आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो, ये वर्ण का तो प्रयोग कई दिन से हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है? इसका उच्चारण आज तक शायद किसी ने नहीं पढ़ा है। मैं बताता हूं, इसका प्रयोग इससे पहले हरियाणवी, बांग्ला, इन भाषाओं में कई बार पहले से ही हो रहा है, इन भाषाओं में पहले से ही हो रहा है, लेकिन आज इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे कैसे? तो आप समझो, मैं एक शब्द लिखता हूं, मैंने लिख दिया है कालू, मैंने लिख दिया है कालिया, है ना? बोलते हो कालू कालिया मैंने लिखा, लेकिन मैं बोलता क्या हूं? कालू। कालू नहीं बोलता, मैं बोलता हूं कालू। मैं कालिया नहीं बोलता, मैं बोलता हूं कालिया। हरियाणवी भाषा में कालिया को ही कालिया कहा जाता, तो जो ल है, ळ कालिया, कालू, है ना? तो कालू कालिया में ल का प्रयोग हुआ, और जो ल का प्रयोग है ल ल ल ल ल, वो ल जो है वही ये है। इस प्रकार से मैं इसको करता हूं समाप्त। अब दोबारा आ जाओ, हिंदी वर्णमाला के सारे तुम्हारे सामने पेज खोलने वाला हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाए? स्वर, जिनकी संख्या कितनी? 11 है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाए? अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। उसके बाद में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाए? स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 33। मैंने उसके बाद में आज की क्लास में पढ़ाया है अंतःस्थ, कितने हैं? 4। उसके बाद में मैंने पढ़ाया है ऊष्म, कितने हैं? 4। उसके बाद में मैंने पढ़ाया है संयुक्त वर्ण, 4। उसके बाद में मैंने पढ़ाया है द्विगुण, जिनकी संख्या कितनी है? 2। उसके बाद में मैंने बताया है विशिष्ट व्यंजन, जिसकी संख्या है 1। अब मैं तुमसे जो कह रहा हूं, कुल, जब आपसे पूछेगा कुल वर्ण कितने हैं, तो आप गिन के देखो। 11 2 13, 13 33 46 50, क्या कर दिया मैंने? 13 और 33 होते हैं कितने भाई? स्पर्श 33 कर दिए, गड़बड़ कर दी भाई, ये तो मेरे से गलती हो गई। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मेरे महबूब, मेरे महबूब। तुमने भी ध्यान नहीं दिया, बीजू ने सही ध्यान दिया, वाह, आदित्य ने ध्यान दिया। तो भैया 11 2 13, 13 और 25 18 कितने हो गए नहीं पता मुझे, लेकिन कुल मिलाकर के हमारे सामने आए हैं 53। गिन लियो रे, 53 है कि नहीं? गिन के बताओ। 53 है कि नहीं? मयंक, विशाल, बताओ कितने हैं? टोटल 53 हो गए। चलो, अब एक प्रश्न देखना, ये है आपके कुल स्वर। तेरह, ये है आपके कुल व्यंजन। 40, खत्म। ये विशिष्ट व्यंजन जो है 2024 में अभी जो नई जो शीट जारी करी थी 2 महीने पहले, उसमें जोड़ा गया है 2024 में।
आपके यूपी पुलिस के पहले पेपर में जब पूछा जाता था तो हम 52 करते थे, लेकिन अब पूछा जाएगा तो हमने 53 करने पड़ेंगे। खुश? खुश, एकदम खुश। अगर एकदम खुश हो गए हो तो यहां से एक बात और समझाता हूं आपको। अभी व्यंजन में 2 वर्ण और जोड़ देता हूं ताकि व्यंजनों का खेल खत्म कर दिया जाए। मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, आगत व्यंजन नाम की भी कोई चीज है क्या? क्योंकि आगत स्वर तो है, लेकिन आगत व्यंजन जो है क्या कहीं? आगत व्यंजन भाई एक है क, ख, ग, घ, ज, प। इनके नीचे बिंदु लगा दो, बिंदु लगा दो, बिंदु लगा दो, बिंदु लगा दो। ये बिंदु नहीं है, इसको कहते हैं नुक्ता, इसको कहते हैं नुक्ता। 33 कौन से वर्ड है? 33 कोई है ही नहीं, तुम्हारे सामने लिखा तो है, देखो 33 ये आपके ये है 33, ठीक है। ये सब बात मैं आपको बता चुका हूं 33 वाली। कारण मेरे भाई चलो ऐसा कहते हैं, राजा इनका नामकरण किसने किया? इनका नामकरण किया है राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद ने। राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद ने इनका नामकरण किया है। राजा बीजू बहुत अच्छे, सितारे हिंद ने नामकरण किया। ये ऐसा कहा है जब इन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा कि ये वर्ण जो है, ये जब इनके नीचे नुक्ता लग जाता है, जो बिंदु लगा है ना, उस बिंदु का नाम है नुक्ता। और इस नुक्ता का प्रयोग होता है अरबी फारसी में। तो इन्होंने कहा कि जब हिंदी के कुछ वर्णों के नीचे नुक्ता लग जाता है तो ये अरबी फारसी के वर्ण हो जाते हैं। किसके? अरबी फारसी के वर्ण हो जाते हैं। समझ में आ गई? और सुनिएगा, इनको बोलते समय थोड़ा सा भारीपन का प्रयोग किया जाता है। इनको बोलते समय भारीपन या कंपन का प्रयोग होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इनको बोलते समय भारीपन या कंपन का प्रयोग होता है। इनको जब आए हुए हैं तो इनको विदेशी स्वर भी कहते हैं। ओए होए, विदेशी सॉरी स्वर नहीं, व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को विदेशज व्यंजन भी कहते हैं। इन्हीं को मेरे भाई ग्रहित व्यंजन भी कहते हैं। बोलो हां या ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अल्प प्राण महाप्राण कल पढ़ाऊंगा शिवा कुमार, आज नहीं, कल की क्लास में। कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी इनके बारे में सुन लो। आप कहोगे सर ये भारीपन के साथ कैसे बोले गए, ये कंपन के साथ कैसे बोले गए? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लो मैंने एक शब्द लिखा है गजल, कि तुम मेरी जिंदगी में गजल की तरह हो। एक नायक नायिका से कहता है, प्रेमी जो है वो प्रेमिका से कहता है, या ऐसा कह लीजिएगा कि मैं कहता हूं किसी से कि तुम मेरे जीवन में गजल की तरह हो। समझ में बेशक ना आए लेकिन बार बार पढ़ने को मन करता है। मजा आया सुन के? कि तुम मेरे जीवन में गजल की तरह हो, समझ में बेशक कम आती हो लेकिन बार बार तुम्हें देखने, तुम्हें पढ़ने का मन करता है। बड़ी अच्छी सी एक लाइन लिख दी है तुम्हारे सामने। तो मैं
ऊपर ज में देखिएगा बिंदु नहीं लगा, नुक्ता नहीं लगा, नीचे वाले ज में नुक्ता लगा है। इसको मैं बोलूंगा गजल, गजल, गजल। नीचे वाले को बोलूंगा गजल, गजल। ज अंतर है, बोलो हाँ है ना। ज अंतर है कि नहीं? अगर अंतर है तो इसको नीचे वाले को बोलते समय भारीपन का प्रयोग हुआ, कंपन का प्रयोग हुआ। भैया बोलो, यही मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से। अब आज की क्लास का कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास का कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। बीजू एक लड़का है, 2-3 दिन से कमेंट कर रहा है, मैंने पढ़ा नहीं, आज पढ़ देता हूं। बीजू कह रहा है कि सर मेरी लाइफ तो ऐसी है कि दूर से देखा तो लड़की आंख मार रही थी, पास जाके देखा तो बकरी पूंछ हिला रही थी। तो मैं कहता हूं बकरियों से दूर, सबसे दूर रहो। फिलहाल तुम्हारा फोकस पढ़ाई का होना चाहिए, इधर उधर का नहीं होना चाहिए, ठीक है? फोकस रखो, ठीक है? कल मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।